नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। देवघर में आज से श्रावणी मेला की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित दुमका प्रवेश द्वार पर मेले का उद्घाटन किया। मेले की शुरुआत स्वच्छता और विनम्रता के मूल मंत्र के साथ हुई। पेश है एक रिपोर्ट। सावन के महीने में देवघर में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रावणेश्वर वैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। मेले में स्वच्छता का खास ख्याल रखा गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में देवघर का नाम हो, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। श्रावणी मेला के अवसर पर समस्त झारखंड देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सांस्कृतिक पर्यटन हब ये देवघर बने। लगातार भारत सरकार, राज्य सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायकगण, जो अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए वो निभाते हुए आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बाबा बैजनाथ धाम के नवीनीकरण के काम हो रहे हैं। अभी तक आपने देखा क्यू कॉम्प्लेक्स 40 करोड़ के बन चुके हैं। प्रसाद योजना की भी टेंडर हो चुकी है। मेला समाप्त होने के बाद ये प्रसाद योजना भी शुरू होगी। इसी तरह यहाँ फूड क्राफ्ट इंडस्ट्री, जहाँ ये भी 2020 से बिल्डिंग बन रही है, ये जीओआई के सहयोग से 2020 में प्रारंभ हो जाएगी, ताकि इस क्षेत्र के नौजवान युवकों को होटल मैनेजमेंट के दिशा में पढ़ाई करके उनको रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ आने वाले समय में बासुकीनाथ में भी लगभग 20 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, प्रसाद योजना, वहाँ भी हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने एक सांस्कृतिक भवन, रविंद्र भवन का डीपीआर प्रपोजल भारत सरकार को भेजी थी। वहीं मेले के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही एम्स और एयरपोर्ट के निर्माण के पश्चात देवघर एक नई छवि बनकर उभरेगा। वहीं मेले उद्घाटन से पूर्व मुख्यमंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक एम्बुलेंस जरूरतमंद श्रद्धालुओं को अपनी सेवा देगा। कि लाखों श्रद्धालुओं का जो आगमन इस पवित्र भूमि पर होता है, मनोकामना शिवलिंग का दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर बासुकीनाथ जाते हैं, उनके आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनके हम कैसे ख्याल रख सके, उनके कैसे हम सेवा कर सके और उनकी व्यवस्थाओं को कैसे हम लोग दुरुस्त कर सके। आज हम लोगों ने टेंट सिटी के माध्यम से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन की मदद से स्वच्छता और विनम्रता, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार के मेले का मूल मंत्र है, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने पूरा तैयारी किया है और काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी तैयारी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अपील होता है, एक आग्रह होता है कि जब तक स्थानीय नागरिक इस कार्य के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती है। सावन में प्रत्येक वर्ष भक्तों की भीड़ भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ती है। श्रद्धालुओं के लिए की गई समुचित व्यवस्था से श्रद्धालु कितने संतुष्ट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भगवान महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलाभिषेक कर उनसे सुख शांति की कामना की। चुनाव के वक्त नेताओं में दल बदल की नीति कोई नई बात नहीं है। सभी पार्टियों के नेता अपने फायदों को देखते हुए पार्टी बदलने से गुरेज नहीं करते। इसी क्रम में जेवीएम के कई नेताओं ने जेवीएम का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। पेश है एक रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, उसका असर अब आम जनता के साथ साथ अन्य पार्टियों के नेताओं पर भी पड़ने लगा है। इसी क्रम में झाविमो के अग्रिम पंक्ति के नेता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में आने वाले नेताओं का स्वागत किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, निश्चित रूप से सभी लोग उससे प्रभावित है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। मैं सभी का फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन के कई नेता विधानसभा में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। कल तक बीजेपी की नीतियों का विरोध करने वाले नेता अब बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं।
झाविमो के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप और झाविमो के कोषाध्यक्ष के पोद्दार ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए, जेवीएम में रह के मैं नहीं कर पा रहा था किसी भी तरह से, और ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज जो विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे दिया है, उस विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम किसी कार्य को मूर्त रूप दे सकेंगे। और जब तक हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम कोई साथ नहीं है लोगों का, तो हम कैसे किसी भी योजना को मूर्त रूप दे सकते हैं। और फिर से जो है हम घर वापसी कर रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी में भारी संख्या में हमारे साथ पूरे झारखंड से लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देखे होंगे हमारे साथ हमारे झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के मुन्ना मलिक साहब हैं। उनके साथ भारी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी यहाँ पर आए हैं। लोकसभा चुनाव में हुई किरकिरी के बाद जहां एक तरफ जेवीएम लगातार अपने जनाधार को बचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ जेवीएम के सदस्यों का इस तरह पार्टी का साथ छोड़ देना आने वाले विधानसभा चुनाव में जेवीएम के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता है। सन्मार्ग लाइव के लिए सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के बाद अब जेवीएम भी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। 18 जुलाई को सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी इसका नेतृत्व करेंगे। सदस्यता अभियान के लिए जेवीएम गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक भी करेगा। मैं आपको बताऊं कि सदस्यता अभियान के लिए दिशा निर्देश हम लोगों को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिया गया है, जिसमें 18 तारीख को आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जमशेदपुर से शुरुआत करेंगे। इसलिए हम लोग रांची महानगर के सारे पदाधिकारी लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग 19 तारीख से पूरी भव्यता से इसको हम लोग शुरुआत करेंगे और वो हटिया मंडल से स्टार्ट करेंगे, जो कि धीरे धीरे सभी मंडल में हम लोग फैलेंगे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयानबाजी करना ऋचा भारती को महंगा साबित हो रहा है। कोर्ट से सशस्त्र जमानत मिलने के बाद भी कम नहीं हो रही है ऋचा की मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ते दबाव की वजह से मामले के जांच अधिकारी के अनुरोध पर कुरान बांटने की शर्त को वापस ले लिया है। पेश है सन्मार्ग लाइव के संवाददाता फैजल इकबाल की रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने अधिकार नागरिकों को मिले हैं, उनमें सबसे बड़ा अधिकार है मौलिक अधिकार। ये वही अधिकार है जिसको पाकर हम एक स्वतंत्र नागरिक बनते हैं। लेकिन स्वतंत्र नागरिक बनने का ये कतई मतलब नहीं कि हम अपनी बयानबाजी से देश के माहौल को बिगाड़े। कुछ ऐसा ही मामला है ऋचा भारती का, जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर कर धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद भी ऋचा भारती ने कोर्ट के फैसले का सम्मान न करते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया। बैठक में हो चुका है और आगे फिर बैठक होगा। निर्णय ये हम लोगों ने लिया है, रांची जिला बार एसोसिएशन ने सम्मिलित रूप से सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि वो 48 घंटा के अंदर जेसी साहब ने कहा है कि हम उस पर कार्रवाई करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन हम लोग तब तक मनीष कुमार सिंह के कोर्ट का बहिष्कार करेंगे और कोई उनके कोर्ट में नहीं कार्य करेंगे, न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक उनका तबादला नहीं हो। दर्द में गलतियां हैं कि इससे सामाजिक समरसता भंग हो रही है और देश ये जो स्थिति है देश की, उसको और भड़काने का काम किया इन्होंने। ऐसे आदमी को तो अगर पॉलिटिक्स करना है तो उसको रिजाइन करके किसी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। नेता के तरह का आचरण किया है उन्होंने, निंदनीय है, निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और इस तरह का जजमेंट कभी नहीं पढ़ा मैंने, और ये आया है, ये गलत है। इनको सो मोटो वापस लेना चाहिए और न्यायिक जो हमारा कार्य है हम उसको न्याय तरीके से करेंगे, उस पर रिमेडी के लिए जाएंगे। लेकिन मनीष कुमार सिंह का कोर्ट का हम लोग बाइकआउट करते हैं। फिलहाल 48 घंटे का टाइम जेसी साहब ने मांगा है, उनको हम लोग ने दी है। वहीं अगर हम बात करें रांची बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की, तो उन्होंने भी कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए न्यायाधीश मनीष सिंह के फैसले का विरोध किया और अगले 48 घंटे के भीतर उनके तबादले की मांग की है। कहीं न कहीं बार एसोसिएशन के द्वारा इस तरह न्यायाधीश के फैसले का विरोध कर एक अलग तरह की परंपरा की शुरुआत की जा रही है, जो कहीं से भी देश हित में नहीं है। आप भी सुनिए क्या कहना है मामले को लेकर अधिवक्ता का।
महोदय ने कहा कि मनीष कुमार सिंह जिनकी अदालत से ये आदेश पारित हुआ है, कुरान बांटने की बात हुई है, ये बात खाली आज की नहीं है। मनीष कुमार सिंह जी की अदालत से हम अधिवक्ताओं के साथ में शुरू से दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, जिसकी शिकायत न्यायायुक्त महोदय के पास पहले भी हम लोगों ने दी थी। उसको बुलाकर समझाने की बात की गई थी। नतीजा क्या होता था कि जो शिकायतकर्ता होते थे उन्हीं के अदालत में उनका अगर कोई दरखास्त रहता था तो उसको निष्पादित क्या कह के किया जाता था, रिजेक्ट करके किया जाता था, चाहे उनसे बदला लेने का काम किया जाता था। आज जो जजमेंट उन्होंने दिया है वो मौलिक अधिकार जो एक नागरिक का है, राइट टू रिलीजन का, राइट टू स्पीच का, उस दोनों का हनन करने की बात आई है सामने में। हमको अपना धर्म मानने का पूरा स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म को मान सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार कराने के लिए आप हमको बाध्य नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा था ज्ञान को बांटना चाहिए। गीता और कुरान ज्ञान का ही तो भंडार है। कहीं न कहीं कोर्ट ने भी कुरान बांटने का आदेश इसलिए दिया ताकि लोगों के बीच आपसी सौहार्द को स्थापित किया जा सके। और एक बच्ची का जो लाइफ के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, ऐसे थाना प्रभारी को थाना संभालने से पहले कानून की पढ़ाई अच्छा से पढ़ के आना चाहिए। मैं न्यायालय को सम्मान करती हूँ, मैं भी एक न्यायालय हूँ, न्यायालय का आदेश को सम्मान करती हूँ, लेकिन थाना इंचार्ज का ही इसमें सारा जितना भी काम हुआ है वो सब थाना इंचार्ज की जवाबदेही होती है। और ऐसे थाना इंचार्ज को थाना पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो होना था वो हो गया। और आज ये बच्ची इतना कलप के बोल रही है कि मुझको तो पता भी नहीं चला कि इस तरह से ऐसे होगा। बहुत सारे इनका कहना है कि मेरे भी सनातन धर्म में बहुत सारे गंद गालियाँ, बहुत सारा ये किया जाता है, लेकिन हम लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। फेसबुक में है, चल रहा है, इतना बड़ा बात का बतंगड़ हो जाएगा, इसको भी ये मालूम नहीं था। सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में डॉक्टर और पुलिस कर्मियों को तबरेज की मौत का जिम्मेवार बताते हुए अदालत से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें डॉक्टर और पुलिसकर्मी को तबरेज की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं कोर्ट को इस मामले में निकली जन आक्रोश रैली में हुए हंगामे और मारपीट पर भी ध्यान आकृष्ट करने को कहा गया है। साथ ही रांची के रतन टॉकीज में हुई छुरेबाजी पर रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई, इस बात को भी लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है कि कैसे तबरेज की जो मौत हुई है उसमें पुलिस वालों का और वहाँ के डॉक्टर्स का, जो 3 डॉक्टर ने एग्जामिन किया था पूरा 2-3 दिन के अंदर, उन सबकी कैसे सहभागिता है और उन लोगों के चलते ही डेथ हुआ है। और पुलिस वालों ने टाइम पे उसको मेडिकल हेल्प नहीं करा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 11 लोगों का अरेस्ट हुआ है वहाँ पे, 200 लोग अन्य का बारे में भी चर्चा है, उन लोगों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जहाँ तक डोरंडा का मामला है, राजेंद्र चौक पे जो इंसिडेंट हुआ था उसमें बस में जो तोड़फोड़ हुई है उसमें जो बच्चे थे उनसे पुलिस का कहना है कि वे एविडेंस देने के लिए तैयार नहीं है। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के हॉस्टल में जूनियर डॉक्टर्स की गुंडागर्दी कोई आम बात नहीं है। आए दिन रिम्स के जूनियर डॉक्टर की खबरें सुर्खियों में रहती है। इस बार नया मामला रिम्स के जूनियर डॉक्टरों के द्वारा हॉस्टल में शराब पीकर उद्यम मचाने का है। देखिए यह रिपोर्ट। रिम्स के हॉस्टल में देर रात जमती है महफिलें और छलकाए जाते हैं जाम। यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन बातों की तस्दीक कर रही है हॉस्टल परिसर के बाहर बिखरी शराब की बोतलें। बता दें कि बीती रात रिम्स परिसर में हॉस्टल नंबर 2 में जूनियर और सीनियर छात्रों द्वारा शराब पीकर उद्यम मचाया गया। नशे की हालत में छात्रों के बीच मारपीट हुई। हमारे पास तस्वीरें हैं फेसबुक पोस्ट की, जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रों की बियर पार्टी चल रही है। यह बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि डेंटल विभाग के प्राचार्य भी हमारी बात से सहमत है। आप भी सुनिए। इस एरिया के अंदर पहले भी ऐसी गतिविधि हुई हैं और कुछ छात्रों ने यहाँ पे आके तोड़फोड़ करी है, बोर्ड भी तोड़ा था। ये सब बात गत वर्षों में हुई थी और उसकी रिपोर्ट भी की गई थी इसकी, और उसके बाद में समझाया गया था छात्रों को कि ये सब चीज़ नहीं करनी है इनको। तो
एक सिस्टम भी शुरू किया गया था जब पुलिस पेट्रोलिंग जो है वो कर रही थी रेगुलर, जो थाने से पुलिस थी पेट्रोलिंग करती थी यहाँ पर। और जो गार्ड है वो हमारे 24 घंटे नियुक्त रहते हैं, मतलब 8 घंटे की शिफ्ट है गार्ड्स की। आज की तारीख में कम से कम 100 सैप के जवान भी डेंटल कॉलेज में ही रह रहे हैं, यहीं पर ही वो पोस्टेड हैं। तो इस कारण जो तोड़फोड़ की घटनाएं थी, शीशा तोड़ने की, बोर्ड तोड़ने की, उनमें कमी आई है। पहले की जैसी अब सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे इस प्रकार का बोतलें पाई जा रही हैं और बच्चे लोग रात को आकर के यहाँ पर ड्रिंक ले रहे हैं या यहाँ पर आकर के बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और रात के समय, क्योंकि डेंटल कॉलेज एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पर कि रात को पेशेंट नहीं आता है। मुझे पता ही नहीं था, जब रात में 11 बजे करीब मुझे पता लगा, मैंने डीन ऑफ स्टूडेंट से बात किया और डीन ऑफ स्टूडेंट ने कहा कि कोई खास बात नहीं थी और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थोड़ी विदग्धता थी। हमारी छात्रों से अपील है कि सबकी एक मर्यादा होती है, सबको जीने खाने का अधिकार है, लेकिन सब चीज़ों की मर्यादा के साथ। बहरहाल धरती पर भगवान के बाद अगर हम किसी को भगवान का दर्जा देते हैं तो वो हैं डॉक्टर्स। लेकिन अगर वही डॉक्टर्स शराब के नशे में गुंडागर्दी करे तो यह कहीं से सराहनीय नहीं है। अगर डॉक्टर्स इसी तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो फिर मरीजों का इलाज किसके भरोसे होगा। सनमार्ग लाइव के लिए फैजल इकबाल की रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर DSP-MU में यूनिवर्सिटी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी सहूलियत हो गई थी। इसके पहले भी क्लिनिक की शुरुआत की गई थी, लेकिन उसके बंद होने पर सनमार्ग लाइव ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद यह क्लिनिक फिर से शुरू हुआ है। अब छोटी मोटी समस्याओं के लिए छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। सप्ताह में 5 दिन डॉक्टर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ उपलब्ध रहेंगे। वहीं जब तक कॉलेज कैंपस बंद नहीं होगा तब तक नर्स यहाँ अपनी सेवाएं देंगी। तो इससे पहले यहाँ पे मेडिकल का फैसिलिटी नहीं था। अभी कुछ दिनों से मेडिकल का सुविधा यहाँ उपलब्ध कराया गया है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिनका स्वास्थ्य कभी कभी ठीक नहीं हो पाता है, तो क्लास करने में जिनको थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये मेडिकल का यहाँ शुरुआत किया गया था। तो कुछ रीज़न से फिर बंद कर दिया गया। फिर आज आपके चैनल के माध्यम से इसका विरोध हुआ था, तो आज फिर से शुरुआत हुआ इसका मेडिकल का। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा बना रहे और स्टूडेंट को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये जो यूनिवर्सिटी क्लिनिक है ना, इससे तो फ़ायदा ही है। आज चूँकि अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना है, इससे पहले भी जब रांची कॉलेज था उस समय भी मैंने ये लगभग 80 के आसपास, और उस समय भी यहाँ ऑलरेडी डॉक्टर्स थे 70-80 के दशक में। तो ये जो ये इसमें जैसे हमारे जो बच्चे हैं वो ये भी चेकअप कराएंगे, हम लोग टीचर से स्टाफ भी चेकअप कराएंगे, तो डॉक्टर्स का रहना तो फ़ायदा है ही, फ़ायदेमंद होगा ही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ का पहली बार चुनाव हो रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DSP-MU में शिक्षक संघ के चुनाव के लिए कल मतदान सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगी। उसके उपरांत जल्द ही चुनाव परिणाम की घोषणा भी शाम तक कर दी जाएगी। 24 शिक्षकों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में इसके पहले एक एडॉक कमेटी थी, और इसमें कुल मिलाकर हमारे यहाँ है 23 पद, जिसमें प्रेसिडेंट का 1 पद है, वाइस प्रेसिडेंट 2 है, जनरल सेक्रेटरी का 1 पद है, ट्रेजरर का 1 पद है और ज्वाइंट सेक्रेटरी का 2 पद है, और 16 है मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसमें से हमारे यहाँ अभी तक जो नॉमिनेशन आया है, नॉमिनेशन बिक रही थी, फॉर्म बिकी, नॉमिनेशन भरने का डेट खत्म हो गया। झारखंड में रिटायर्ड शिक्षक 7वें वेतनमान की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि धरना प्रदर्शन में रिटायर्ड शिक्षकों के समर्थन में रांची विश्वविद्यालय और DSP-MU के नियमित शिक्षक भी शामिल होंगे। बता दें कि मामले में VC से मुलाकात के बाद रिटायर्ड शिक्षकों ने उच्च शिक्षा सचिव से भी अपनी परेशानियों के संबंध में बात की है, लेकिन अब तक विभाग की ओर से किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कि शिक्षक चाहते हैं कि राज्य विकास करे, समाज विकास करे, यहाँ के उच्च शिक्षा विकास करे, लोग का मानव संसाधन का विकास हो, लेकिन राज्य सरकार बड़ी नियामक प्रबंधन है जो उसको प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी अवसर देना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं कर रहा है। यही दुखद बात है। नहीं है ये लगातार, इसके लिए हम लोग महामहिम से, मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हैं।
सबसे पहला कि जितने भी संवर्ग के शिक्षक हैं, चाहे वो 2008 के हों, 96 के हों या उससे पूर्व के हों, झारखंड बनने के बाद 2-4 प्रोन्नतियों को छोड़कर झारखंड में कभी किसी को अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।